आप सभी सम्मानित शिक्षार्थी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मुकुंद आप सभी का स्वागत करता हूं PSRM स्टडी चैनल में। आज की वीडियो की विषय वस्तु वुड एवर्ट रिपोर्ट 1937 और सार्जेंट रिपोर्ट 1944 और वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 है। हम लोग ना अभी स्वतंत्रता पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा शिक्षा के प्रसार को लेकर किए गए विभिन्न आयोगों की स्थापना और साथ ही साथ शिक्षा के प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां जो सरकार ने लागू की थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम लोग वुड एवर्ट रिपोर्ट, सार्जेंट रिपोर्ट और वर्धा शिक्षा सम्मेलन और वर्धा शिक्षा परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम लोग आज करते हैं वुड एवर्ट रिपोर्ट 1937 से। ठीक है, देखिए भारत सरकार ने ना 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की थी। भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की फिर से स्थापना की है 1937 में। ये शिक्षा सलाहकार को हम लोग शॉर्ट में केब कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है CABE, केब और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। केब की स्थापना पहली बार ब्रिटिश सरकार ने 1920 में की थी और इसे 1923 में निरस्त कर दिया गया था। 1935 में सरकार ने दूसरी बार केब की स्थापना की है। बोर्ड ने ना केब की स्थापना के पश्चात बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की फिर से स्थापना करने के पश्चात अपनी पहली मीटिंग में शिक्षा सुधार के लिए कई प्रस्ताव पारित किए हैं। सरकार ने बोर्ड के सुझावों को स्वीकार करते हुए इंग्लैंड से 2 शिक्षा विशेषज्ञों को भारत आमंत्रित किया। ठीक है, और ये जो 2 शिक्षा विशेषज्ञ थे ये थे SH वुड, ये इंग्लैंड के शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस थे, और दूसरे थे A एबॉट ना इंग्लैंड के शिक्षा बोर्ड के टेक्निकल स्कूलों के भूतपूर्व चीफ इंस्पेक्टर थे। तो SH वुड और A एबॉट इंग्लैंड से भारत बुलाया गया था और इन दोनों के नाम पे ही इस रिपोर्ट का नाम रखा गया है वुड एबॉट रिपोर्ट। 1937 में ना इन दोनों ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है और इस रिपोर्ट का शीर्षक था वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया विद द सेक्शन ऑफ जनरल एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वुड एबॉट रिपोर्ट ने जो अपनी रिपोर्ट सरकार को जमा की है उसका शीर्षक था वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया विद द सेक्शन ऑफ जनरल एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से। और वुड एबॉट रिपोर्ट की जो संस्तुतियां थी, जो प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, हम लोग अब उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। वुड एबॉट रिपोर्ट की संस्तुतियां सामान्य शिक्षा तथा प्रशासन संबंधी जो परामर्श वुड एबॉट रिपोर्ट ने प्रस्तुत किए हैं, हम लोग उसके बारे में बात करते हुए चलते हैं। सामान्य शिक्षा और प्रशासन के संबंध में जो वुड एबॉट रिपोर्ट ने प्रस्ताव दिए हैं वो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि शिक्षा के संरचना के संबंध में रिपोर्ट ने अपने विचार इस तरीके से बताए हैं कि शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा की अवधि है वो 4 वर्ष की होनी चाहिए, निम्न माध्यमिक शिक्षा की अवधि भी 4 वर्ष की होनी चाहिए, उच्च माध्यमिक शिक्षा की अवधि 4 वर्ष की होनी चाहिए और स्नातक शिक्षा की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए। तो शिक्षा की संरचना के संबंध में रिपोर्ट ने वुड एबॉट रिपोर्ट ने जो अवधि निर्धारित किए हैं वो प्राथमिक शिक्षा के लिए 4 वर्ष, निम्न माध्यमिक शिक्षा इसके लिए आप जैसे 6 to 8 कह सकते हैं, तो वो निम्न माध्यमिक में आ जाएंगे, वो 4 से 6 वर्ष, उच्च माध्यमिक शिक्षा वो 4 वर्ष की और स्नातक शिक्षा 3 वर्ष की होगी। रिपोर्ट ने शिशु शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की मांग की है। वुड एबॉट रिपोर्ट का ये मानना है कि शिशुओं के शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में पुस्तकीय बोझ को कम करके बच्चों की स्वाभाविक रुचियों, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों पर आधारित शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। वुड एबॉट रिपोर्ट ये मानते हैं कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाती है उसमें बच्चों के ऊपर पुस्तकीय बोझ कम होने चाहिए और बच्चों की जो स्वाभाविक रुचि है, स्वाभाविक क्रियाएं हैं, बच्चों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसके आधार पर शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी पर बल नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा वुड एबॉट रिपोर्ट का मानना है कि निम्न माध्यमिक शिक्षा में
अंग्रेजी को विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। उच्च माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य किया जाना चाहिए और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ये तो बिल्कुल आम बात है, कॉमन है कि जो भी शिक्षण आयोग होंगे, जो भी शिक्षा समिति नीतियाँ होगी, तो निश्चित तौर पे वो ये शिक्षण के और शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण, शिक्षकों को दिए जाने वाले सुविधाओं में सुधार की बात करेंगे। तो ये तो काफ़ी सामान्य है। अब हम लोग ना वुड अबाउट रिपोर्ट की जो संस्तुतियाँ हैं, हम लोगों ने क्या लिखा है, जो उनकी सामान्य शिक्षा और शिक्षा प्रशासन संबंधी परामर्श है, वो हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में वुड अबाउट रिपोर्ट की क्या संस्तुतियाँ हैं। व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में वुड अबाउट रिपोर्ट ने क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। देखिए, व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार देश की औद्योगिक विकास के अनुकूल होना चाहिए, ऐसा वुड अबाउट रिपोर्ट का मानना है। वुड अबाउट रिपोर्ट ये मानती है कि देश में जो औद्योगिक विकास है उसी के अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश का न्यूनतम स्तर कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी व्यावसायिक शिक्षण में उसी छात्रों को शामिल किया जाना चाहिए जिसकी न्यूनतम शिक्षा जो कम से कम 8वीं क्लास पास हो। उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त छात्रों को सीनियर व्यावसायिक स्कूलों में प्रवेश मिलना चाहिए। इस सीनियर व्यावसायिक स्कूलों में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए। उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त छात्रों को सीनियर व्यावसायिक स्कूल में प्रवेश दिया जाना चाहिए और सीनियर व्यावसायिक स्कूलों का पाठ्यक्रम 2 साल का होना चाहिए, 2 वर्ष का होना चाहिए। सरकार को पूर्णकालिक व्यावसायिक स्कूलों की भी स्थापना करनी चाहिए, जो इस प्रकार से वुड अबाउट रिपोर्ट ने सुझाया था कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त छात्रों के लिए ट्रेड स्कूल खोले जाने चाहिए। जो छात्र 8वीं पास कर चुके हैं, 8वीं उत्तीर्ण छात्र हैं, उनके लिए जूनियर वोकेशनल स्कूल होने चाहिए। 10वीं पास छात्रों के लिए सीनियर वोकेशनल स्कूल होने चाहिए और बीएससी पास छात्रों के लिए टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। ठीक है, तो ये वुड अबाउट रिपोर्ट की व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में दी गई सिफारिशें थी। तो हम लोगों ने 1937 में वुड अबाउट रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत सामान्य शिक्षा और शिक्षा प्रशासन संबंधी परामर्श, साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा संबंधी परामर्श को देख लिया है, समझ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में। देखिए, सार्जेंट रिपोर्ट 1944 जो गवर्नर जनरल की प्रबंधकारिणी काउंसिल की पुनर्निर्माण समिति ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को भारत में शिक्षा के विकास के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। ठीक है ना, गवर्नर जनरल की जो प्रबंधकारिणी काउंसिल है उसने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को भारत में शिक्षा के विकास के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया। और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसको हम लोग कैब कहते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो बोर्ड ने इस निर्देश का पालन करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट से योजना प्रस्तुत करने को कहा और जॉन सार्जेंट ने अपनी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष 1944 में प्रस्तुत किया गया है। जॉन सार्जेंट ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और कैब के समक्ष 1944 में प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस रिपोर्ट को ना सार्जेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है या सार्जेंट योजना भी कहा जाता है, या इसे भारत में युद्धोत्तर विकास योजना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में शिक्षा के विकास की योजना के कारण इसे भारत में युद्धोत्तर विकास योजना कहा जाता है, या फिर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट कही जाती है। तो सार्जेंट रिपोर्ट को हम लोग देख सकते हैं कि विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये विभिन्न नाम क्या क्या है, एक बार फिर से आप लोग देखेंगे। सार्जेंट रिपोर्ट तो है ही, सार्जेंट योजना ये भी आसान है क्योंकि रिपोर्ट और योजना एक ही चीज़ हो गई। भारत में युद्धोत्तर विकास योजना, ये आप ध्यान रखेंगे कि युद्ध के पश्चात, तो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का संदर्भ होगा। सो भारत में युद्धोत्तर विकास योजना और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट द्वारा शिक्षा के विभिन्न अंगों के लिए दिए गए परामर्श के बारे में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सार्जेंट रिपोर्ट ने ना पूर्व प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, हाई स्कूल शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षण प्रशिक्षण, इन सब के लिए सुझाव प्रस्तुत किए हैं। तो हम लोग एक एक करके सार्जेंट रिपोर्ट के दिए गए सुझावों को क्रमवार तरीके से समझते हैं।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सार्जेंट रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में, प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा सार्जेंट रिपोर्ट ने डिमांड किया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में सबसे पहली मांग इनकी ये है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा योजना का अभिन्न अंग है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए होनी चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो अवधि है वो 3 वर्ष की होगी और यह 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए होगी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होनी चाहिए और गाँवों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जूनियर बेसिक स्कूल के अंग के रूप में होनी चाहिए। गांव में जो जूनियर बेसिक स्कूल है वहाँ पे पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नगरों में शिशुशालाएँ खोली जानी चाहिए और इन शिशुशालाओं में शिक्षिकाओं की नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये सुझाव सार्जेंट रिपोर्ट के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में दिया गया। और अब बेसिक शिक्षा के संदर्भ में जो सार्जेंट रिपोर्ट ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उसकी भी बात करते हैं। रिपोर्ट ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ बेसिक शिक्षा योजना को तैयार किया और 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था यथाशीघ्र किए जाने की मांग की है। रिपोर्ट ने अपने बेसिक शिक्षा में 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए यह मांग की है कि सार्वभौमिक और अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। सार्वभौमिक कहने का मतलब है कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए सरकार के द्वारा शिक्षण अनिवार्य होना चाहिए और इस शिक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा होनी चाहिए। बच्चों के लिए यह शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होना चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों को उन्नत बनाया जाए। शिक्षकों के प्रशिक्षण और सेवा शर्तों में सुधार लाया जाए। सीनियर बेसिक स्कूलों को सुसज्जित किया जाए। इस शिक्षा की मूल प्रवृत्ति बेसिक शिक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा बनाई गई समितियों की अनुशंसा के अनुरूप होना चाहिए। तो बेसिक शिक्षा के संदर्भ में सार्जेंट रिपोर्ट ने जो अपने संस्तुतियाँ प्रस्तुत की है, हम लोगों ने उसके बारे में बात किया है। अब हम लोग इसी सार्जेंट योजना के द्वारा हाई स्कूल की शिक्षा के संदर्भ में दिए गए प्रस्ताव को समझते हैं। इन्होंने हाई स्कूल के लिए जो शिक्षा अवधि निर्धारित की है वो 6 वर्ष की निर्धारित की है। हाई स्कूल की अवधि 6 वर्ष की होनी चाहिए। हाई स्कूलों में प्रवेश चयन के आधार पर होना चाहिए। 2 प्रकार के हाई स्कूल होने चाहिए, एक तो साहित्यिक और एक तकनीकी। जो निर्धन छात्र हैं ना, उन्हें आवास, छात्रवृत्तियां और अन्य तरह से उदार सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ये हाई स्कूल के संदर्भ में, उच्च विद्यालय के संदर्भ में सार्जेंट रिपोर्ट प्रस्ताव है। और अब हम लोग सार्जेंट रिपोर्ट के द्वारा विश्वविद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में दिए गए विचारों को समझते हैं। तो विश्वविद्यालय में प्रवेश के नियमों को कड़ा बनाना चाहिए। विश्वविद्यालय डिग्री पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होना चाहिए और ट्यूटोरियल प्रणाली का विस्तार किया जाना चाहिए विश्वविद्यालय में। साथ ही साथ विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन होना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। सार्जेंट रिपोर्ट ने ये कहा है कि उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया जाना चाहिए और शिक्षकों की सेवा शर्तों को उन्नत बनाया जाना चाहिए। ये तो फिर वही बात हो रही, हम लोगों ने ये देखा है कि चाहे कोई भी शिक्षण योजना हो तो शिक्षकों के सेवा शर्तों को सुधार बनाने की बात वो करेगा ही, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाने की बात वो करेगा ही। इस योजना ने 11+3 की संरचना प्रस्तुत की है। तो इस योजना का जो ढांचा है वो 11+3 की है, ठीक है। यह रिपोर्ट ना प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत करता है कि और ये विचार जो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में सार्जेंट रिपोर्ट ने प्रस्तुत किया है उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा राज्यों का दायित्व होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा इसके अंदर आनी चाहिए, राज्यों के शक्ति के अधीन होनी चाहिए। साक्षरता एक साधन है, समाधान नहीं। निरक्षरता के उन्मूलन के लिए एक 20 वर्षीय कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। 1944 में ये रिपोर्ट आया है, तो इसका मतलब है कि 1964 तक भारत में ऐसे प्रयास होने चाहिए कि 1964 तक निरक्षरता को भारत से पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। शिक्षक प्रशिक्षण के संदर्भ में सार्जेंट रिपोर्ट का यह मानना है
कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, वह व्यवहारिक हो और स्कूलों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और रिफ्रेशर कोर्स चलाए जाने चाहिए। ये शिक्षण प्रशिक्षण के संदर्भ में सार्जेंट रिपोर्ट के विचार हैं। और हम लोगों ने सार्जेंट रिपोर्ट के पूर्व प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, हाई स्कूल, विश्वविद्यालय और प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में इनके विचारों को देखा है। अब हम लोग सार्जेंट रिपोर्ट द्वारा दिए गए अन्य सुझावों की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में केंद्र तथा राज्यों के मध्य में सहयोग होना चाहिए और छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए। ये कुछ अन्य सुझाव हैं जो सार्जेंट रिपोर्ट ने प्रस्तुत किए हैं। तो सार्जेंट रिपोर्ट और वुड एबॉट रिपोर्ट के बाद अब हम लोग वर्धा शिक्षा सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन। महात्मा गांधी ने 13 जुलाई 1937 को हरिजन में शिक्षा संबंधी अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। हरिजन पत्रिका का संचालन महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता था। हरिजन के संपादक महात्मा गांधी थे और महात्मा गांधी ने 13 जुलाई 1937 को हरिजन में शिक्षा के संबंध में अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों ने भारतीय जनमानस को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है और इसी साल 1937 में वर्धा के मारवाड़ी हाई स्कूल ने अपनी रजत जयंती पर 23 अक्टूबर 1937 को गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। देखिए 13 जुलाई को गांधी जी के विचार छपते हैं हरिजन में। 23 अक्टूबर को वर्धा में मारवाड़ी हाई स्कूल अपना रजत जयंती, सिल्वर जुबली मना रहा है, अपने स्थापना का 25वां वर्षगांठ मना रहा है। तो इस अवसर पे स्कूल में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन होता है, जहाँ पे गांधी जी को आमंत्रित किया जाता है मुख्य अतिथि के रूप में। इस आयोजन में नेताओं, शिक्षा शास्त्रियों, समाज सुधारकों, इन सभी ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा जाता है। इसे वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम और बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन को ही नई तालीम, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा सम्मेलन, इन सभी नामों से जाना जाता है। वर्धा शिक्षा योजना की जो विशेषताएं हैं हम लोग उनके बारे में बात करते हैं। वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ है? 1937 में। कहाँ पे हुआ है? वर्धा में मारवाड़ी हाई स्कूल में 23 अक्टूबर 1937 को। तो वर्धा शिक्षा योजना ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कम से कम 7 वर्ष का किए जाने का प्रस्ताव दिया है। वर्धा शिक्षा योजना शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाए जाने पे जोर देता है। वर्धा शिक्षा योजना के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाया जाना चाहिए। वर्धा शिक्षा योजना ने अंग्रेजी विषय की जगह किसी शिल्प का ज्ञान दिए जाने का पक्ष रखा है। इस योजना का यह प्रस्ताव है कि अंग्रेजी के शिक्षण की जगह पे कोई शिल्प कला या कोई हुनर बच्चों को सिखाया जाए, जिससे बच्चों के अंदर रोजगार की क्षमता हो, बच्चे उत्पादन क्षमता विकसित कर सकें। इस योजना ने शारीरिक श्रम पे काफ़ी जोर दिया है। बच्चों के शारीरिक श्रम पे इस योजना में जोर दिया गया है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से शिक्षा जहाँ तक हो सके किसी उद्योग या शिल्प के माध्यम से दी जानी चाहिए। वर्धा शिक्षा योजना में बच्चों को शारीरिक श्रम करके शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों को शिक्षा अगर जहाँ तक संभव हो सके तो किसी उद्योग या शिल्प के माध्यम से दी जानी चाहिए। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि बच्चे अपनी पढ़ाई का खर्च भी पूरा कर सकेंगे। साथ ही साथ बच्चों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को सरकार निश्चित मूल्य पर खरीद के उनके हुनर को प्रोत्साहित भी कर सकती है। इस शिक्षा का बालक के जीवन, घर तथा ग्राम और उसके ग्रामों के उद्योगों से, हस्तशिल्पों से और व्यवसायों से गहरा संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। वर्धा शिक्षा सम्मेलन यह मानता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें विद्यालय में होने के समय ही उनके समाज में जो उद्योग हैं, समाज में जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं, शिल्प कला हैं, उनसे जोड़ा जाना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर हुनर पैदा होगा। बच्चे आगे चल के आत्मनिर्भर हो सकते हैं। बच्चों के अंदर उत्पादन क्षमता विकसित होगी। बच्चे रोजगारोन्मुख होंगे। हम लोगों ने आज के वीडियो में शिक्षा प्रसार के संबंध में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की है। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं
वुड एवॉर्ड रिपोर्ट 1937, सार्जेंट रिपोर्ट 1944 और वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में चर्चा किए गए तीनों बिंदुओं को अब आप अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो संतोषप्रद लगता है तो कृपया आप अपने उन मित्रों के साथ भी ज़रूर साझा करें जिनके लिए ये वीडियो उपयोगी हो सकता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।